इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी को जानने के पहले यदि हम लोग उन्हीं में से एक टॉपिक को पढ़ लें, जैसे कि ओम्स लॉ हमारा एक टॉपिक है, तो ओम्स लॉ को जान लें तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को जानने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग ओम्स लॉ को देखेंगे। ओम्स लॉ में क्या है, तो एक रिलेशन है। ओम्स लॉ एक रिलेशन बताता है, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन V एंड I और V के बीच में एक रिलेशंस को बताता है। तो यहाँ पर देखिए समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि ये एक टैंक है, ये एक टैंक है और ये एक टैंक है, बगल में एक टैंक है, ठीक है। सबसे पहले यहां देखें, यदि हम एक टैंकी लें और इसमें पानी जो है पूरा भर दिया गया है, पूरा यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर एक छेद कर देते हैं, इस जगह पर एक छेद करते हैं, इस जगह पर एक छेद करते हैं, इस जगह पर 3 होल मैंने कर दिया। अब पानी जो निकलेगा तो ध्यान दीजिएगा कि पानी कौन सा दूर जाएगा, ये पानी जो है यहाँ से निकल के यहाँ गया, ठीक है, यहाँ पर गिर रहा है पानी। सेकेंड जो है यहाँ पर एंड थर्ड जो है यहाँ पर, ठीक है। कारण क्या है कि नीचे वाला जो होल है, नीचे वाले से अधिक दूर तक ये वाटर जा रहा है, ऊपर से प्रेशर अधिक है, अधिक क्वांटिटी में वाटर है तो दबाव दे रहा है, जिसके कारण नीचे वाले में जो वाटर है वो दूर तक जा रहा है। यहाँ पर जो है यहाँ के लेवल तक वाटर को देखना है, प्रेशर इससे कम है, नीचे वाले से कम है तो ये उससे कम, और ऊपर देखेंगे तो और प्रेशर कम है, उससे कम। अब यहाँ पर करनी क्या है, इस टैंक में जो है इतना पानी भरा हुआ है, इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, और इसमें जो है इस लेवल तक भरा हुआ है। अब दोनों के बीच में जो पाइप कनेक्ट किया गया है, ये दोनों के बीच में, ये तो हम लोग को पता है कि वाटर इस लेवल से इस लेवल में जाएगी, मीन्स हायर लेवल से लोअर लेवल में जाएगी, ठीक है, हायर लेवल से लोअर लेवल में जाएगी, और तब तक जाएगी जब तक दोनों का लेवल जो है इक्वल ना हो जाए। तो ये क्या है, ये जो वाटर जा रहा है इसको भेजने के लिए किसी तरह का फोर्स लगाना हो रहा है क्या? कोई फोर्स नहीं लगाना हो रहा है इसमें, ये ऑटोमेटिक अपने से जा रहा है, क्योंकि इधर जो लेवल है वो हाई है। ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ भी जो है पोटेंशियल एनर्जी है। अंतर क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है हाई अप है और यहाँ पर जो है वो कम है, यही है डिफरेंस। तो ये अप है। अब जहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्लास 9th में अपने पढ़ा था, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी अधिक होगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, है कि नहीं। जितनी ऊपर से किसी स्टोन को गिराया जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी अधिक होगी। एक स्टोन को मान लीजिए इतने हाइट से गिराया गया, एक ईंटा ले लीजिए, ब्रिक को इतने हाइट से गिराया गया जमीन पर, तो उतना चोट नहीं करेगा जितना उसको हाई लेवल से और ऊंचाई से गिराया जाएगा तो ज़्यादा चोट करेगा। मतलब पोटेंशियल लेवल अगर हाई है तो काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो हाई होगी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, हाई, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो होगी लो। पोटेंशियल एनर्जी हाई, काइनेटिक एनर्जी हाई, पोटेंशियल एनर्जी लो, काइनेटिक एनर्जी लो। तो यही रिलेशन को मैं बताना चाहता हूं। यहाँ पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज, तो अगर वोल्टेज हाई है तो ये क्या है, ये तो पानी की धारा है ना, ये जो है पानी की धारा है, करंट है। तो इसका मतलब अगर वोल्टेज अधिक हाई जा रहा है तो इसकी जो करंट होगी, इलेक्ट्रिक करंट वो भी हाई होगी। वोल्टेज यदि लो होगी तो इसकी करंट जो है वो भी लो होगी। यही ओम्स लॉ बताना चाहता है, ओम्स लॉ का यही बताना है। ओम्स लॉ का डिफिनेशन देखेंगे तो ओम्स लॉ क्या बता रहा है, यहाँ पर हम लोगों को क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब दोनों, क्लास 8 में पढ़ा था ना,
डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़े थे ना, तो क्लास 8 वाला ही है कि मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी हाई है, अगर बढ़ाएंगे तो करंट भी हाई होगी। जितना पोटेंशियल एनर्जी देंगे उतना करंट। मान लीजिए एक सर्किट बना हुआ है, एक सर्किट बना हुआ है, पहले मैंने इसमें एक सेल को जोड़ा, एक सेल को जोड़ा तो करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो ये मान लीजिए 1.5 वोल्ट का सेल है, तो इससे करंट जो है वो लेट कर लीजिए 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब मैंने क्या किया, एक सेल और जोड़ दिया इसमें, एक सेल और, मतलब ये 2 हो गया, ये कितना हो गया, 2 पीस हो गया, 2 × 1.5 माने 3 वोल्ट, ये 3 वोल्ट हो गया। तो ये भी डबल हो जाएगा, एक वो 1.5 वोल्ट का जो है 1.5 वोल्ट का वो 2 एम्पियर करंट दे रहा, 1.5 वोल्ट का और एक सेल लगा दिया तो वो 2 कितना हो जाएगा, तो 2 × 2 यानी 4 एम्पियर करंट देगा। तो ये जितना लगाएंगे, जितना वोल्टेज देंगे करंट उतना ही अधिक निकलेगा। ठीक है, जितना वोल्टेज देंगे, जितना वाटर रहेगा इसके ऊपर में उतना दूर तक करंट जा रहा है। ठीक है, मतलब वोल्टेज अधिक करंट अधिक, वोल्टेज कम करंट कम, तो V जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब अगर हमारा V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ेगा, अगर V घट रहा है तो I भी घटेगा। क्लियर हो गई, क्लियर हुई। आप मान लीजिए इस V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इसके साइन को हटा के यदि हम लोग इक्वल दे देते हैं, तो इक्वल देने के लिए क्या करना होगा, एक कांस्टेंट हम लोगों को रखनी होगी। कांस्टेंट क्या है, तो जैसे V और I के बीच में इक्वल है तो I को एक कांस्टेंट बने R से इंटू कर देनी होगी, मतलब V = IR। ये एक फॉर्मूला हो गया ओम्स लॉ का। तो R क्या है, R एक कांस्टेंट है, तो R हमेशा के लिए कांस्टेंट नहीं होता। R जो है, R को हम लोग किससे, R किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो R रेजिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं। यहां पर हम लोग वही कांस्टेंट मान रहे हैं, तो केवल ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ जो है कंप्लीट बोलेंगे कि ये R जो है कांस्टेंट हो गया। ये क्या यूनिवर्सल थोड़ी है, यूनिवर्सल में ऐसा मानेंगे कि हर जगह R होगा तो वो कांस्टेंट होगा, नहीं, R का वैल्यू चेंज होता है। वो कैसे चेंज होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमारा ओम्स लॉ में ये कह रहा है। अब इसकी डिफिनेशन को देख लेंगे, ओम्स लॉ के डिफिनेशन को क्या कह रहा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वोल्टेज का। करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to potential difference मीन्स वोल्टेज हो गया, वोल्टेज V से डिनोट करते हैं, अप्लाइड। ये बात जो है अभी ओम्स लॉ में कहा गया कि जो करंट किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उसने एक कंडीशन रखा, अभी कहा ना मैंने कि R जो है कांस्टेंट है केवल इस रूल के लिए। ओम्स रूल के लिए जो है वो R कांस्टेंट है, R हर जगह कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसने एक शर्त रख दी है। देखिए शर्त क्या है, अप्लाइड when temperature and pressure और circuit is same, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने जो सर्किट बनाया, अगर उसमें वायर लिया कॉपर का तो कॉपर वायर ही होना चाहिए।
ठीक है। उसकी लेंथ यानी वायर की लेंथ नहीं बदलनी चाहिए, वायर की नेचर नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है। और केवल हम लोगों को क्या चेंज करनी है, तो सेल को चेंज करना है। एक है, दो लगाएंगे, दो है, तीन लगाएंगे, तीन है, चार लगाएंगे, सेल को चेंज करना। और वो भी क्या, जैसे 1.5 का सेल है, 1.5 का सेल, 1.5 का सेल, तो करंट उसी रेशियो में बढ़ता है। तो आर को इस तरह समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 6/12, 12/24, 36/72, ये नंबर अलग अलग दिख रहे हैं ना, ये तीनों नंबर अलग दिख रहे हैं ना, इनको कैंसिल कीजिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2, 1/2, ये सारे के प्रोपोर्शन कितना के पोर्शन में है, ये रेशियो में है 1:2। तो ये जो 1:2 हो गया, दैट इज नथिंग बट आर, कांस्टेंट, उसी चीज को मैं बता रहा हूं, ठीक है। अभी मैं चार्ट के डायग्राम के माध्यम से भी इसको बताऊंगा। तो यहां पर क्या है कि रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ये आर जो है एक यहां पर कांस्टेंट मान लिया गया। अब एक ग्राफ इसके लिए तैयार करते हैं हम लोग, आई भी ग्राफ तैयार कर लेते हैं, आई भी ग्राफ, ठीक है। अब आई भी ग्राफ में देखिए, ग्राफ जब भी बनती है तो इसमें एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर जो है ये ओरिजिन है, यहां पर ओरिजिन है 0 है, यहां पर कुछ वैल्यू ले लेते हैं, कुछ वैल्यू ले लेते हैं, ये करंट का हो जाएगा, ये करंट मतलब आई, और यहां पर जो वैल्यू ले लेते हैं ये भी का हो गया, मतलब ये वोल्टेज, ये क्या है वोल्टेज, ठीक है भी। अब यहां पर क्या करनी है, हम लोगों को जो है एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट के अंतर्गत कुछ वैल्यूज ले लेनी है। वैल्यूज का मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग क्या है भी को चेंज करेंगे तो आई चेंज होगा, तो भी मान लीजिए 1.5 वोल्ट, 3.0, 4.5, 6.0, 7.5, इस तरह करके वोल्ट जो है सेल को वोल्टेज को लिया गया। तो 1.5 में मैंने दिखाया था ना वहाँ 2 एम्पियर, तो उसी को ले लीजिए, ये 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, तो 1.5 पर कितना है, तो 1.5 पर 2 है। फिर 3.0 में कितना आ रहा है 4, 4.5 में कितना आ रहा है 6, 6.0 में कितना आ रहा है 8, 7.5 में कितना आ रहा है 10। अब इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये जो स्लोप बन रहा है, ये स्लोप है ना, इसी स्लोप को आर से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। तो स्लोप का मतलब क्या हुआ, स्लोप जब भी होता है मतलब वाई में कितना चेंजेस हुआ, डेल्टा वाई, और एक्स में उससे कितना चेंजेस हुआ एक्स। तो डेल्टा वाई पर क्या रखा है हम लोगों का वोल्टेज भी, और डेल्टा एक्स पर क्या रखा हुआ है, तो एक्स पर आई। मतलब क्या हुआ, इस स्लोप को यदि हम लोग आर से डिनोट करेंगे तो v इक्वल टू आर इक्वल टू वी बाई आई, एक फॉर्मूला बन गया हम लोग का, आर इक्वल टू वी बाई आई, उसी फॉर्मूला से बना। तो ओम्स लॉ के अंतर्गत जो है यदि हमने ग्राफ के माध्यम से दिखाया तो हम क्या करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी जो सेल है वो सेल वोल्टेज को दे रहा है, तो वोल्टेज को जैसे जैसे हमने बढ़ाया उसके कारण इसके करंट जो है, करंट की मैग्नीट्यूड वो भी बढ़ती चली गई। यही चीज ओम्स लॉ में बताया गया, और इसको एक कांस्टेंट दिया है। देखिए ना, किसी को भी यदि हम लोग बैठाते हैं, मान लीजिए कि 1.5 वोल्ट तो करंट 2, फिर मान लीजिए 3.0 तो करंट 4, इसको काटिए तो कितना हो जा रहा है 3.0 में 4, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, 5 से कितना बार में जाएगा, तो यहाँ पर हम लोगों का इसी तरह जाएगा 5 से 6 बार में, या 10 से दे दीजिए, 10 से 3 बार में, 10 से 4 बार में, 3/4 आते रहेगा इस तरह। तो यही कांस्टेंट बता रहा है कि 3/4 के रेशियो में वो बढ़ रहा। क्लियर हो गई।
तो आर क्या है, एक कांस्टेंट है। तो हमारा ओम्स लॉ क्लियर हो गया। अब ओम्स लॉ क्लियर हो गया तो यहां पर मैंने बताया कि आर कांस्टेंट है। क्या आर का वैल्यू जो है वो हर जगह कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं है। इस लॉ के लिए कांस्टेंट मैंने माना क्योंकि यहां पर मुझे वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन दिखाना था। क्लियर हो गई। अब हम लोग रेजिस्टेंस पर आते हैं कि रेजिस्टेंस में जो है, रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, इसको हम लोगों को देखें। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब अगर मैं लिखूं यहां पर रुकावट, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, रुकावट मतलब बाधा, बाधा का मतलब अपोजिशन, ठीक है, अपोजिशन, उसको अपोज करेगा, अब रुकावट डालेगा। तो किसको रुकावट डालेगा? जो चल रहा होगा, जो चीज मूव कर रही है उसमें रुकावट डालनी है ना। जैसे मान लीजिए साइकिल जब हम लोग चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो उस परिस्थिति में उसमें रुकावट डालनी होती है तो ब्रेक का यूज करते हैं। तो वो चल रही होती है तब तो ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक है। वो एक ब्रेक क्या है? ब्रेक बने रोकना, तोड़ना, उसको, उसकी मोशन को तोड़ देना, रोक देना। तो यहां पर भी जो है कोई ना कोई चीज मूव कर रहा है और अब तक हमने क्या पढ़ा, वो मूव क्या कर रहा है? तो चार्ज। वो मूव क्या कर रहा है? करंट। तो उसके रास्ते में यदि रुकावट आती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर समझिए कि रुकावट आती कैसे है। तो सबसे पहले एक वायर ले लिया, एक मेटल का वायर ले लिया हमने, मेटल का वायर है। आप जानते हैं कि कोई भी जो मैटर होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, ठीक है। कोई एलिमेंट छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। तो ये जो एलिमेंट है ये कॉपर वायर है, ये जो है कॉपर वायर है। तो इसमें छोटे छोटे क्या होंगे? ये छोटे छोटे एटम से बने हैं, ये छोटे छोटे एटम से बने हैं। एटम तो हर एक मैटर में होगा ना, छोटे छोटे पार्टिकल, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्टिकल एटम है। ध्यान से देखिएगा रेजिस्टेंस। अब ये जो बाधाएं हैं, अब इसमें करंट में जो है इसमें क्या फ्लो हो रहा है? तो इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स या करेंट, ठीक है, फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है। लेकिन देखिए यहां पर जो करंट बोला गया है तो करंट किसकी? तो इलेक्ट्रॉन्स की। इसलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। जब फ्लो होता है तो वहां पर क्या होती है? हवा की भी करंट हो रही है। हवा जब बहती है तो करंट है, जब पानी बह रही है तो करंट है, ठीक है। तो पानी तो क्या है, वो नदियों में क्या होता है ना, कल कल करता हुआ जल निकल जाता है, एकदम फ्रीली मूव कर रहा होता है रास्ते में। उसको भी कहीं कहीं बाधाओं को पार करना होता है, टकराना होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो करंट है वो उतनी तेज नहीं चलती जितनी तेज वाटर की करंट चलती है। इसको क्या होती है? इन बाधाओं से टकराते हुए आगे बढ़नी होती है, धीरे 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 करके आगे बढ़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर रही है, ये मूव कर रही है। तो इनसे टकराना भी होता है इलेक्ट्रॉन को। मतलब ये क्या होती है, जिधर से रास्ता मिला इनको टक्कर मारते हुए ये आगे बढ़ रही है, ये टक्कर मारते हुए कुछ इधर उधर चली जा रही है, इस तरह चलती है। माने सीधे डायरेक्शन में तो जा रही है लेकिन टकराते हुए जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होती है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, हीटर तो नॉर्मली हीट होता है, हीटर का नाम ही है तो हीट होगा, आयरन हीट होगा। इसके अलावा बल्ब देख लीजिए, फैन देखिए, टीवी देखिए, उसमें जब भी एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है मतलब वो चालू होती है, ठीक है, चालू होती है मतलब एक सर्किट बना है, तब वो क्या होता है? हीट हो जाता है। क्यों हीट होता है? तो यहाँ पर कोलाइजन हो रही है ना, यहाँ पर क्या हो रही है? कोलाइजन हो रही है। कोलाइजन किनके बीच हो रही है? तो इलेक्ट्रॉन के और एटम्स के बीच में जिस कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है
उस कंडक्टर में जो छोटे छोटे बाधाएं हैं, एटम्स हैं, उनसे इनकी टक्कर हो रही है, वो इनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, वो इनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनसे टक्कर होती है, तो कोलाइजन, जब भी टक्कर होगी तो हीट जनरेट होगा। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो क्या होती है, हीट हो जाती है। आप देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के तहत हम लोगों को हीटर पढ़नी है, हम लोगों को इलेक्ट्रिक आयरन पढ़नी है, गीजर पढ़नी है। तो गीजर, हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होती है, वहाँ पर जो कंपोनेंट लिया जाता है, वहाँ पर जो वायर का यूज़ कर रहा है, वो ऐसा वायर लिया जाता है जिसमें कि ज़्यादा बाधाएं हो, ज़्यादा टक्कर हो, मतलब रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा हो। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगी, अपोजिशन जितना ज़्यादा होगी, रुकावट जितना ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा हीट करेगा। ब्रेक को जब लगाया, ब्रेक जब गाड़ियों में ज़्यादा यूज़ होता है तो उस जगह क्या होती है, हीट जनरेट होती है। आप साइकिल के चक्के को चलाइए, व्हील को चलाइए, और चलाने के बाद उंगली को जो है, चल रही है ना, व्हील चल रही है, उंगली को इस तरह सटा कर रखिए, देखिए आपको हीट महसूस हो जाएगा, हीट रियलाइज होगा। तो वो हीट क्यों हो रहा है, उनके बीच में घर्षण के कारण, उनके बीच में टक्कर के कारण। तो यही तो है रेजिस्टेंस, इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है इसकी। रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी। It is a property of matter, कंडक्टर लिख देता हूं क्योंकि इसी में कंडक्ट करेगा। कंडक्टर विच अपोज मैंने रोकेगा, बाधा देगा, अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, ये चार्ज के या फिर करंट के फ्लो को या फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है, रुकावट डालता है। इसी प्रॉपर्टी को, मैटर की इसी प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। डिनोटेड बाय आर, कैपिटल आर से हम लोग डिनोट करेंगे। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट होती है ओम। ठीक है, इसको इस लेटर से दिखाएंगे हम लोग, ओमेगा। इसका नाम क्या है, ओमेगा। ठीक है, ये इसका जो है ऐसा यूनिट हुआ। अब ये रेजिस्टेंस जो है, इसमें रेजिस्टेंस को तो आर से दिखा दिया। अब ये रेजिस्टेंस जब चेंजेबल होता है, बहुत सारे चीज़ों में होती है क्या, कि वहाँ पर ऐसा एक उपकरण बनाया गया है जिसकी रेजिस्टेंस को जो है हम लोगों को चेंज करनी होती है। जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह दिखाते हैं, ये बल्ब भी हो सकती है, हीटर का वायर भी हो सकती है, बल्ब का फिलामेंट जो होती है, ये क्या हो गया, आर। यही है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। लेकिन एक साथ में इसका जब चेंज हो जाएगा, जब इसको चेंज करने की ज़रूरत होगी, अलग अलग रेजिस्टेंस, तो इसको एक एरो से इस तरह दिखाएंगे। कभी इस एरो को यहाँ रखेंगे, कभी इस एरो को यहाँ रखेंगे, कभी इस एरो को यहाँ रखेंगे, तो रेजिस्टेंस अलग अलग होगा ना इसका। ये रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको हम लोग रियो से दिखाते हैं, रो। ठीक है, रो रेजिस्टेंस। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है वो हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस। आया ना, यहाँ पर आर जो है वो चेंज हो रहा है ना, तो ओम्स लॉ में क्या माना गया था, वहाँ पर कांस्टेंट है, वहाँ उस रूल के लिए कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो रेजिस्टेंस समझ में आ गया। अब ये रेजिस्टेंस जो है, अब देखिए, जो हम लोग इलेक्ट्रिक वायर को यूज़ कर रहे हैं, वो वायर जनरली जो है आमतौर पर घरों में कॉपर के होते हैं, और पोल्स पर जो होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे एल्युमिनियम के वायर यूज़ हो रहे हैं। ऐसे तो गोल्ड का वायर भी यूज़ हो सकता है, सिल्वर का, सारे के सारे कंडक्टर हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगे हैं, उसका यूज़ पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग कॉपर वायर का यूज़ कर रहे हैं।
क्या आयरन का जो फिलामेंट है, जो आयरन में लग रहा है, जो हीटर में लग रहा है, वो सेम वही वायर है, कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर? नहीं, वो क्या है, अलॉय। अलॉय आप लोग जानते हैं ना, अलॉय का मतलब क्या हो गया, जब दो या दो से अधिक मेटल को एक साथ मिला दिया, जैसे स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या है, एक अलॉय है ना, उसमें आपकी क्या है, क्रोमियम भी है, निकल भी है, आयरन भी है, सब मिला के बना। तो स्टेनलेस स्टील उसको इसलिए बनाया गया है कि वो सस्ता भी पड़ेगा, मजबूती भी होगी, क्रोजन नहीं होगी, चमक भी बना रहेगा। तो इसी कारण जो है इसमें हीट जनरेट करने के लिए। अब आयरन क्यों बनाया गया, आयरन में तो टीवी नहीं देखनी है हम लोगों को, आयरन से तो हवा नहीं करनी है ना, आयरन से तो लाइट नहीं निकालनी है। तो आयरन का मतलब उसको हीट करना, हीटर्स का मतलब उसको हीट करना, गीजर का मतलब उससे हीट करना। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कारण वो क्या हो रही है, हीट हो रही है, और हीट करने के लिए अधिक रेजिस्टेंस की जरूरत होगी। तो हम वैसे वायर को लेंगे, वैसे मटेरियल को लेंगे जिसकी रेजिस्टेंस अधिक होगी, जिसकी रेजिस्टेंस अधिक होगी। तो मटेरियल के जो नेचर होता है, माने नेचर ऑफ मटेरियल जो बोले, नेचर ऑफ मटेरियल जो होती है जिसकी रेजिस्टेंस अधिक होती है, उसी से तो हम लोग कहते हैं उसकी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कितनी है, तो हम लोग बोलेंगे कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है, ये नहीं बोलेंगे कॉपर का रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टिविटी क्या है, उसकी एबिलिटी, मटेरियल की एबिलिटी, माने कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है, वहीं नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी अधिक है। क्यों, क्योंकि उसमें जो है रेजिस्टेंस अधिक होता है, रेजिस्टेंस अधिक होता है। तो रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल बताता है, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है वो मैटर की प्रॉपर्टी को बताता है कि इस मैटर की, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो धारा के प्रवाह में, करंट के फ्लो में क्या कर रही है, तो अपोज कर रही है, उसका विरोध कर रही है, रुकावट डाल रही है। तो यहां क्लियर हो गया आप लोगों का। अब हम लोग देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, किस प्रकार के मटेरियल लेंगे जिसमें रेजिस्टेंस अधिक होगी। अभी तो मैंने बताया ना कि रेजिस्टेंस को चेंज करने की जरूरत होती है, क्योंकि ओम्स लॉ में तो पहले ही बताया गया ना कि यदि करंट को अधिक निकालना है तो वोल्टेज को बढ़ा दीजिए, करंट अधिक चाहिए तो वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट कम चाहिए तो वोल्टेज को क्या करेंगे, घटा देंगे। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर जो है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, पहले मैं यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल बताता हूँ, समझने का प्रयास करेंगे। आपको 2 रास्ते दिए गए हैं, 2 रोड है, एक रोड जो है ये वाला रोड है और दूसरा रोड ये रहा, ये रहा। इसकी जो विड्थ है, विड्थ चौड़ाई, वो क्या है, कम है, और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई रास्ते की, ये इस यहाँ वाला रास्ता को देख सकते हैं, ये मान लीजिए हाईवे है, ठीक है, ये वाला इसकी विड्थ जो है अधिक है। अब इतना बताइए कि इन दोनों रास्तों में किस रोड से, मान लीजिए आपको जानी है गिरिडीह टू धनबाद, गिरिडीह टू धनबाद, दोनों में जानी है, सेम डिस्टेंस है। अब ये रास्ता जो है बहुत कम चौड़ा है, ये रास्ता अधिक चौड़ा है, किस में अधिक तेजी से जाएंगे, देख के बताइए। ये जो है, ये रास्ता जो है वो चौड़ा रोड है ना, ये ज़्यादा चौड़ाई का रोड है, इसकी चौड़ाई देखिए ज़्यादा है, इसकी कम है, किस में अधिक तेजी से जाएंगे, स्वाभाविक है इसमें जाएंगे। जो रोड चौड़ी है उसमें क्या होगी, ट्रैफिक कम होगी, इसमें लेस ट्रैफिक होगी, और इसमें मोर ट्रैफिक होगी। रास्ता यदि सकरा हो तो ट्रैफिक अधिक होगी ना, ट्रैफिक मतलब क्या हो गया, जाम, जाम का मतलब रुकावट, आपके जाने में रुकावटें आ रही है, और रुकावट का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस, मतलब लेस रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसमें मोर रेजिस्टेंस। क्लियर हो गई, क्लियर हुई। तो पहला एग्जांपल हम लोगों को क्लियर हो गया कि इस सकरे वाले रास्ते में बाधाएं अधिक आएगी, रुकावटें अधिक आएगी, धारा को बहने में, हम लोगों को जाने में अधिक
डिफ़िकल्टीज फेस होगी, समय अधिक लगेगा और इसमें कम लगेगा। मतलब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ। तो यहाँ पर क्या है, इस दोनों से हम लोगों को पता चलता है कि करंट और एरिया के बीच में क्या रिलेशन है। अब क्या रिलेशन है वो हम लोगों को देखनी है यहाँ पर कि एरिया कम तो करंट क्या होगा, रुकावटें क्या होगी, अधिक होगी कि कम होगी। एरिया कम होगी यानी हमारा जो है रेजिस्टेंस को देख लीजिए, रेजिस्टेंस और एरिया के बीच में। तो अगर एरिया कम रेजिस्टेंस अधिक, एरिया अधिक रेजिस्टेंस माने रुकावट कम। ज़्यादा चौड़ा रास्ता रुकावट कम आएगी, हम लोग तेज़ी से निकल जाएंगे। कम चौड़ा रास्ता है, रुकावटें अधिक आएगी, निकल जाएंगे। मतलब ये अपोजिट हो जा रहा है, एरिया कम होने से रेजिस्टेंस अधिक हो जा रही है। तो ये क्या हुआ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। पहला मिल गया, समझ में आया। पहला फैक्टर क्या है कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके बारे में क्या जाना कि एरिया अगर कम होगी तो रुकावट माने रेजिस्टेंस अधिक होगा, एरिया अधिक होगी रेजिस्टेंस कम होगा। क्रॉस सेक्शन जैसे वायर में ये कंडक्टर है ना, ये वायर, इस पॉइंट को देखिए, ये एरिया ये वाला देख रहे हैं ना। कोई वायर जो होता है वो पतला होता है, कोई वायर मोटा होता है। तो मोटा वाला में क्या होगा, एरिया अधिक होगा, क्रॉस सेक्शन का एरिया अधिक होगा। अब पतले वायर में जो है वो क्रॉस सेक्शन का एरिया कम होगा। तो ये एरिया का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहला हो गया। अब हम लोग सेकेंड समझते हैं। सेकेंड में क्या है देखिए, अब यहाँ पर गिरिडीह से धनबाद जाने के लिए दो रास्ते हैं। गिरिडीह से धनबाद जाने के लिए एक रास्ता इस तरह करके जा रही है, और एक रास्ता जो है इस तरह करके जा रही है। आप दोनों में देखिए कि एक हम लोगों को इस तरह करके जाना है और दूसरे में यहाँ से सीधे जाना है। किस में जल्दी पहुँचेंगे, स्वाभाविक है कि ये सीधी वाली रास्ते में, घुमावदार रास्ते में क्या होगी, समय अधिक लगेगा। ये जो है पहले यहाँ गए, फिर टर्निंग लिए, फिर गए, फिर टर्निंग लिए, फिर गए, तो इस समय अधिक आएगा, माने अधिक रुकावटें आएगी, अधिक बाधाएं आएगी। लेकिन इस वाले में क्या होगी, रास्ता छोटा है। यदि हम लोग स्कूल जाने में कहीं 10 किलोमीटर जाना है तो 10 किलोमीटर अधिक रुकावट हो सकता है, कहीं कहीं क्राउडेड हो या कहीं क्राउडेड ना हो, कहीं रास्ता खराब हो, कहीं अच्छा हो। तो इस हिसाब से क्या है, लेंथी ज़्यादा होगा तो रुकावट उतना अधिक होगा, लेंथ कम होगा तो रुकावट क्या होगा, कम होगा। मतलब यहाँ दूसरा का क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, लेंथ अधिक होने पर, एरिया का तो समझ में आ गया ना, लेंथ बढ़ने पर L है, लेंथ बढ़ने पर क्या होगी, रेजिस्टेंस अधिक होगी, रुकावट अधिक होगी। अधिक लंबा अधिक रुकावट, कम लंबा कम रुकावट, ये हो गया। अब दोनों को लेकर एक जो है हम लोगों को फॉर्मूला मिल जा रहा है, दोनों को लेकर एक फॉर्मूला। तो पहले इसको लिख ले, तो यहाँ पर क्या होगी, लेंथ ऑफ कंडक्टर माने वायर हो गया, वायर, समझ में आया। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, पहले वाले में लिखेंगे यदि एरिया क्रॉस सेक्शन जो है उसकी एरिया अधिक होगी तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया कम होगी रेजिस्टेंस अधिक होगा। लेंथ वाला में क्या लिखेंगे, यदि कंडक्टर या वायर की लेंथ अधिक होगी रेजिस्टेंस अधिक होगा, लेंथ कम होगी रेजिस्टेंस कम होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब इन दोनों को ले लिया जाए एक साथ,
दोनों को। जैसे आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया और यही आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अब हम लोग आर को ऐसे लिख सकते हैं कि आर जो है आर वो क्या होगा, लेंथ को ऊपर और एरिया को नीचे। ये हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस जो होती है वो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन का एरिया और कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोगों को एक फॉर्मूला और दे दी गई है, हमको ये गलत कह दिया गया कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो सूत्र निकल कर आया इन दोनों से, ये गलत है। इन दोनों का यूज करके हमने ये सूत्र को बनाया, ठीक है, लेकिन ये गलत है। नया सूत्र दे दिया गया इस तरह करके। ये जो है एक रो, ये क्या है, रो, इसको रो कहेंगे। ये फॉर्मूला दे दिया गया। ये रो क्या है, तो रो हो गया नथिंग बट नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल क्या है, उसकी नेचर, मतलब थर्ड नंबर भी पॉइंट है इसकी। थर्ड नंबर पॉइंट को कैसे कहेंगे, मैं अब देखिए पहले वाले पॉइंट पर चले जाइए। पहले वाले पॉइंट पर चले जाते हैं हम लोग। पहले वाले पॉइंट पर क्या थी कि एक रास्ता जो है, एक रास्ता इसकी चौड़ाई अधिक है, ये है मोर विड्थ और ये है लेस विड्थ, ठीक है। आपने तो कह दिया कि रास्ता अगर चौड़ा है तो उतनी बाधाएं कम होगी, उतनी बाधाएं कम होगी, और रास्ता यदि संकरा है तो बाधाएं अधिक होगी। अब इसके नेचर पर देखिए, मान लीजिए जो चौड़ी वाली रास्ता है, चौड़ी वाली रोड है, वो समतल नहीं है, स्मूथ नहीं है, चिकना नहीं है, कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं ईंट निकली हुई है, कहीं स्टोन्स निकला हुआ है, और ये जो है ये स्मूथ रास्ता है, चिकना। अब बताइए कि आप किस में जल्दी जा सकेंगे, किस में जल्दी जा सकेंगे। अब नेचर पर आ गया, नॉट विड्थ, चौड़ाई नहीं, चौड़ाई है दोनों में, इसमें कम है इसमें अधिक है, लेकिन अब नेचर बता रहे हैं कि ये रास्ता जो है कच्चा रास्ता है, ये रास्ता पक्का रास्ता, तो कच्चे रास्ते में जाने में अधिक परेशानी होगी, अधिक रुकावटें आएगी, अधिक समय लगेगा। और ये रास्ता स्मूथ है, पक्का रास्ता है, तो इसमें जो है क्या होगा, कम समय लगेगा। तो हम लोग इस रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते में रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। मतलब केवल चौड़ाई को देखने से नहीं होगी, चौड़ाई के साथ हम लोगों को है नेचर ऑफ मटेरियल भी देखनी होगी। तो थर्ड क्या है हम लोगों का, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। अभी मैंने कहा था कि कॉपर का वायर जो है मेन वायरिंग में हम लोग कॉपर का यूज़ कर रहे हैं, वहीं पर हम लोग हीटर वगैरह में, मतलब जो हीटिंग अप्लायंसेस हैं उनमें क्या करते हैं, अलॉय का यूज़ करते हैं। अलॉय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस को बढ़ानी है, उसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हीट जनरेट होगी। तो मटेरियल अलग हो गया ना, वो कॉपर का बना हुआ, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, नाइक्रोम का वायर लिया, क्योंकि नाइक्रोम के वायर में रेजिस्टेंस अधिक होगा, हीट जनरेट होगा, तो नेचर पर डिपेंड कर रहा है। यानी रेजिस्टेंस जो है कॉपर वायर में कम है, नाइक्रोम में अधिक है, तो नेचर है दोनों का अलग अलग, दोनों मटेरियल अलग अलग है। तो यानी थर्ड जो हम लोगों का नेचर ऑफ मटेरियल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हम लोग ये कहेंगे ना कि कॉपर वायर में रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी कम है, उसमें रुकावटें कम है। ये कच्चे रास्ते में जो है रुकावटें अधिक है, पक्की रास्ते में जो रुकावटें वो कम है, यही ना बोलेंगे। तो जो रुकावटें जो नेचर के साथ बता रहे हैं हम लोग, नेचर माने वो कच्ची रास्ता है, कच्ची एवं चौड़ी रास्ता में रुकावटें अधिक है और पक्की एवं सकरी रास्ता में रुकावटें कम है। तो यहाँ नेचर को भी जोड़ दिया गया, इसीलिए ये फॉर्मूला को हमारा गलत कर दिया गया, फॉर्मूला ये बन रहा है। अब इसमें जो है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या है, नथिंग बट नेचर ऑफ
मटेरियल। और चौथा भी एक फैक्टर है, फोर्थ नंबर भी हमारा एक फैक्टर है, टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर में क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, टेम्परेचर में कम हो जाएगा, माने इसका भी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली। लेकिन टेम्परेचर को उतना ध्यान नहीं देते। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो आप लोगों को पता है ना, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए पहाड़ पर जब चढ़ना होता है तो उतना ही हाइट माने डिस्टेंस जो है, जब चढ़ते हैं तो समय अधिक लगता है, जब उतरते हैं तो समय कम लगता है। उतरने में आसानी होती है, कम बाधाएं मिलती है, चढ़ने में अधिक बाधाएं, अधिक रुकावटें आती है, ये होती है ना। तो उसी तरह का यहाँ पर टेम्परेचर अगर अधिक कर दिया जाए, टेम्परेचर अधिक कर दिया जाए तो वहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पर दो फैक्टर, ये जो चार फैक्टर है 1 2 3 4, ये है फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। एक बार मैं फिर से बता दूं तो फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है इन चार बातों पर डिपेंड करती है। पहला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब जैसे जैसे एरिया क्रॉस सेक्शन की बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, एरिया घटेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेंथ घटेगी, रेजिस्टेंस घटेगी, तो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब कॉपर के वायर में कम रेजिस्टेंस और नाइक्रोम के वायर में अधिक रेजिस्टेंस। तो नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब वो मटेरियल, वो कंडक्टर, वो मैटर किस चीज़ से बनी हुई है उसके नेचर पर डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, तो वो अपोजिशन नहीं है, रेजिस्टिविटी उसके नेचर को बता रहा है कि उस मटेरियल के में रेजिस्टेंस अधिक है, इस मटेरियल में रेजिस्टेंस कम है। तो मतलब रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है मैटर का जो रुकावट डालती है। रेजिस्टिविटी क्या है, तो वो नेचर ऑफ मटेरियल है जिससे पता चलता है कि उसमें रेजिस्टेंस अधिक है, इसमें रेजिस्टेंस कम है। क्लियर हो गई आप लोगों को। तो रेजिस्टेंस को डिफाइन नहीं करना होगा। यहाँ चार फैक्टर हैं और टेम्परेचर, इन दोनों में रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टिविटी, ये दो फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी के लिए दो फैक्टर लिखेंगे, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। इन दोनों के बारे में तो बताया ही मैंने। अगर मटेरियल जो है कोई मेटल है तो क्या होगी, उसमें करंट जो फ्लो होगा वो तेजी से होगा, रुकावटें कम आएगी। अगर कोई अलॉय होगा तो उसमें करंट धीमे धीमे पार होगी, रुकावटें अधिक होगी। तो नेचर ऑफ मटेरियल रेजिस्टेंस के लिए भी है, रेजिस्टिविटी के लिए। टेम्परेचर भी उसी तरह, टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए रेजिस्टेंस जो है ऑटोमेटिक क्या होगी, घटेगी। टेम्परेचर अगर घटा दिए जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गई आप लोगों को ये रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब एक साथ में हम लोग क्या करते हैं, सर्किट के बारे में जान लेते हैं कि क्वेश्चन में कहीं के लिखा हुआ है कि ये सर्किट को देखिए, वो सर्किट को देखिए, तो सर्किट है क्या। सर्किट इज नथिंग बट ए क्लोज पाथ ऑफ वायर। एक वायर का क्लोज पाथ होता है। देखिए ये जैसे हमने क्या किया, एक बल्ब यहाँ लगा लिया, एक बल्ब लगा लिया, यहाँ पर जो है बैटरी लगा दिया और साथ में यहाँ अगर स्विच देना हो तो स्विच भी दे देंगे। तो जैसे ही इसका डॉट लगाएंगे ये हो गया क्लोज, ठीक है, ये क्लोज हो गया। मतलब अगर यहाँ से ये स्विच क्या करती है, स्विच कनेक्शन को तोड़ती है। जैसे मान लीजिए वायर जो है, वायर के बीच में लग रही है ना, ये दो वायर है, तो स्विच को ऑफ करने का मतलब इसको अलग कर देना। करंट फ्लो होगा क्या, फ्लो होना बंद हो गया। लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे ये दोनों मिल गया, अब करंट फ्लो होगा। तो ये जब ऑफ होता है माने ब्रेक हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे ओपन सर्किट, इसको कहेंगे ओपन सर्किट। ओपन में क्या होगा, करंट फ्लो होगा नहीं होगा, लेकिन क्लोज सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो सर्किट क्या है, तो सर्किट वायर का
कंडक्टर का, वायर का एक क्लोज पाथ है, बंद पाथ है, जिसमें करंट फ्लो होता है और साथ में इसमें कुछ अप्लायंसेस यूज होते हैं, जैसे एक एनर्जी सोर्स जो है वो बैटरी या सेल तो होगी ही, साथ में एक की होगी, स्विच होगी, एक बल्ब होगा, इसमें एमीटर भी यूज कर सकते हैं। एमीटर किसको मेजर करेगा? करंट के मैग्नीट्यूड को, करंट कितनी मात्रा में गुजर रही है उसको मापेगा। और साथ में एक क्या करेंगे हम लोग, इस तरह का कहीं भी इस तरह का हम लोग वोल्ट मीटर यूज करेंगे। और जब भी यूज करना है एमीटर को, तो एमीटर को सीरीज कनेक्शन में डालेंगे। मैंने बताया था एमीटर जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करेगा, तो उसको सीरीज में जोड़ना होगा। सीरीज में इसलिए कि उससे जितनी भी मात्रा में करंट फ्लो हो रही है वो डायरेक्ट एमीटर से होकर गुजरेगा, एमीटर उसको मेजर कर लेगा। और ये जो वोल्टामीटर है, तो वोल्टामीटर को हमेशा जो है पैरेलल कनेक्शन में देंगे तो ही पता चलेगी कि इसमें कितना वोल्ट का जो है वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसमें से होकर गुजर रही है।